बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत किस कदर तबाही के दहाने पर आकर खड़ा हो गया है, और हम आपको पिछली बातें नहीं बताएंगे क्योंकि भारत में जो कुछ हो रहा है अब उससे टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता। उसमें आज किस कदर इजाफा हुआ है, आज की क्या खबरें हैं, वो हम आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि इसके बाद भी भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जिन चीजों की वजह से भारत आज इस मकाम पर आकर खड़ा हुआ है, भारत में वो चीजें पहले से ज्यादा तेज हो गई हैं। तो इस हवाले से हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं, आपको डिटेल्स बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, कश्मीर में पूंछ के इलाके में, राजौरी के इलाके में भारतीय फोर्सेस का जो मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, पिछले 1 माह से ज्यादा हो गया है। 1 माह और 5 दिन हो गए हैं और हम आपको तकरीबन डेली अपडेट्स देते हैं कि 10 मुजाहिदीन के ग्रुप ने, हमें जो तादाद बताई जाती है वो 10 है, भले 100 हो, उन्होंने 9 लाख भारतीय फौज का क्या हाल किया हुआ है। रोजाना वो किस तरह से इनकी लाशें गिराते हैं और इनसे वो ग्रुप काबू नहीं आ रहा। तो डिटेल्स में नहीं जाते क्योंकि हम आपको कई बार डिटेल्स दे चुके हैं। इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट अपडेट ये है कि इन्होंने 9 लाख फौजों को बचाने के लिए 75 इजाफी कंपनियां तो पहले ही भिजवा दी थी। फिर इन्होंने अभी हाल ही में, हमने आपको बताया था 2-3 दिन पहले कि 5000 मजीद फौजें भेजी हैं, यानी 9 लाख फौज भी कम पड़ गई, वो 75 इजाफी कंपनियां भी कम पड़ गई और अभी ये 5000 मजीद फौजी दस्ते भी आए हैं। तो क्या इन्होंने मुजाहिदीन पर काबू पा लिया? नहीं, मुजाहिदीन मजीद फैलते चले जा रहे हैं। आज मुजाहिदीन ने हैदरपुर के इलाके पर इन पर हमला किया। आज मजीद भारतीय फौजियों की लाशें गिरी। पहले तो वो सिर्फ पूंछ और राजौरी में थे, फिर अमित शाह के आने पर जब इन्होंने सीपीआरएफ के जवान मंगवाए तो उन्होंने उन जवानों के कैंप पर आकर हमला कर दिया। कल वो श्रीनगर तक पहुंच गए थे और आज उन्होंने हैदरपुर के इलाके पर हमला कर दिया। तो वो 9 लाख फौजें भी कम पड़ गई हैं, ये 5000 इजाफी दस्ते भी कम पड़ गए हैं, 75 कंपनियां भी कम पड़ गई हैं। आप ऐसा करें, 120 करोड़ जो भारतीय आवाम है उनको वहां भेज दें, शायद वो इन 10 मुजाहिदीन पर काबू पा लें। भारत अपने फौजियों के मरने की खबरें तो नहीं देता, और अगर दे भी तो बहुत ही कम तादाद बताता है। लेकिन वहां भारतीय फौज का जो हाल है, जो उनको खौफ है, वो हम आपको बताते हैं। और हमारे पास लेटेस्ट खबर यह है कि वहां पर एक मजीद फौजी जहन्नुम वासिल हो गया है। तो आप कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात यह है कि उसे मुजाहिदीन ने नहीं मारा, मुजाहिदीन के खौफ से उसने खुद अपने आप को मार दिया है, क्योंकि वो हर वक्त इस खौफ में मुब्तला रहता था कि अभी उस पर हमला होगा, अभी उस पर हमला होगा। और ये खौफ उसे इतना तबाह कर चुका था कि उसने अपनी सरकारी राइफल AK-47 से ही खुदकुशी करके भारतीय हुकूमत को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। अब आते हैं अगली खबर पर। हम आपसे चीन या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम आपको भारत के अंदर की खबरें बता रहे हैं कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। कल हमने आपको बताया था कि मणिपुर के इलाके में एक कर्नल पर हमला किया गया और उसके साथ 5 मजीद फौजी भी मारे गए। अब मरने वालों की तादाद 7 हो चुकी है। इसमें कर्नल की बीवी और बच्चा भी थे। इन्हें मारने वाली जो आर्मी थी उसका नाम है PLA, यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी। लेकिन ये वो चाइना वाली पीपल्स लिबरेशन आर्मी नहीं है, ये भारत के अंदर एक आज़ादी की तहरीक है। उन्होंने अपनी फौज बनाई है और चाइनीज फौज से इंप्रेस होकर, इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी फौज का नाम भी PLA रखा है। तो ये तो खबर है कल की। आज की अपडेट ये है कि मरने वालों की तादाद 7 हो गई है। आज की लेटेस्ट खबर ये है कि आज सुबह से आसाम राइफल्स की 2 बटालियंस मणिपुर में ऑपरेशन कर रही हैं। सुबह 8:30 बजे यह ऑपरेशन शुरू हुआ और अभी तक ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। और ये दोनों बटालियंस बड़े गुस्से में हैं क्योंकि वो जो कर्नल मरा है उसका ताल्लुक भी आसाम राइफल्स से था। और कल इनका कहना था कि हम इनका इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि इन्होंने अपने अड्डे बांग्लादेश और म्यांमार में बनाए हुए हैं। 2 अड्डे इनके म्यांमार में हैं और 5 अड्डे इनके बांग्लादेश में हैं। बांग्लादेश और म्यांमार तो आपकी गोद में खेला करते थे। अब क्या हो गया कि उन्होंने PLA वालों को पनाह दी हुई है। अब आ जाए अगली खबर पर। अगली खबर यह है कि भारतीय फौज का एक जवान जिसका नाम गणेश कुमार है, उसे आज भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया है और उस पर इल्ज़ाम यह है कि ये ISI का सहूलतकार था, ये ISI के लिए काम कर रहा था और इसने हमारी बहुत सारी खुफिया दस्तावेज़ात पाकिस्तान के हवाले की हैं। इसके फ़ोन में हमें रिकॉर्ड मिला है।
हमारी फौजों की मूवमेंट तक ये पाकिस्तान को बताता था। तो एक तो आपने पकड़ लिया, आपकी फौज में आईएसआई के लिए काम करने वाले कितने बैठे हुए हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। घर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। तो वही बात, आपका तो कोई जासूस आता है तो उसे हम पकड़ के अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हमारे आईएसआई के एजेंट्स को तो वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हमारे एजेंट को आपने पकड़ लिया तो वो फिर आपके लिए काम नहीं करेगा, वो जान दे देगा। और दूसरी बात यह कि जब आपके अपने फौजी हमारे लिए काम करते हैं तो फिर हमें अपने एजेंट्स भेजने की जरूरत क्या है। अब सवाल यह है कि भारत इस हालत में पहुंचा क्यों है। सबसे बड़ी वजह झूठ, साजिशें करना तमाम हमसायों के खिलाफ, और उससे भी बड़ी बात कि एक सेक्युलर भारत जो हुआ करता था वो भी एक झूठ था, वो भी एक फरेब था। लेकिन जिस मुल्क में 27 आज़ादी की तहरीकें चल रही हों, उन्हें दुनिया को बताना पड़ता है कि देखें हम तो सेक्युलर हैं, इन्हें क्या तकलीफ है हमसे। मोदी ने आकर यह बेवकूफ़ी की कि उसने अखंड भारत का नारा लगा दिया, उसने हिंदुत्व का नारा लगा दिया, फिर उसे चारों तरफ से भी मार पड़ी और मुल्क के अंदर से भी मार पड़ रही है। लेकिन उसके उस हिंदुत्व के नारे में कमी नहीं आई, इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि उस नारे पर उसे वोट मिला है। कुछ दिन पहले एक साबिक वजीर आला ने, जो अच्छा पढ़ा लिखा था और भारत का कम उम्र तरीन वजीर आला रह चुका है, उसने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ कर दी। पूरा भारत उसको निशाना बनाकर बैठ गया। फिर कल भारतीय समाज पार्टी के एक लीडर ने कहा, हैड जिन्ना बीन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडिया वुड नॉट हैव सीन पार्टीशन। अगर हम मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का पहला वजीर आजम बना देते तो आज पाकिस्तान और भारत अलग ना होते। अब पूरे भारत ने इसको निशाना बना लिया है कि आपने बात कैसे की कि हम अपना मुल्क मुसलमानों के हवाले कर देते, मुसलमानों के लीडर के हवाले कर देते, उसे जो हमारा दुश्मन है उसे हम वज़ीर आज़म बना देते। उसका बात करने का असल में मकसद ये था कि आज जो हालात हैं मुल्क के, उसकी सबसे बड़ी वजह हिंदुत्व है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप अक़लियतों से उनके हकूक़ छीन रहे हैं, आप मुसलमानों की नस्ल कशी करना चाहते हैं, आप सिखों को किसान बिल लाकर कमज़ोर करना चाहते हैं। और यही काम हम पहले भी कर चुके हैं। अगर हमने ये काम ना किए होते, हम मुसलमानों को उनका हक देते, हम कायद-ए-आज़म को भारत का प्राइम मिनिस्टर बना देते, तो कायद-ए-आज़म दो कौमी नज़रिए की बात ना करता। हमने जो इतना अरसा सर्वाइव किया है वो इसलिए किया है कि हम दुनिया को ये बताते रहे कि हम सेक्युलर हैं। अब आप अपनी असलियत खुलकर सामने ले आए हैं तो फिर तो भारत का हाल ये होना ही है। फिर बॉलीवुड की अदाकारा कंगना रनावट क्या कहती है? वो कहती है कि हमें आज़ादी तो 1947 में नहीं मिली थी, वो तो भीख थी। आज़ादी तो हमें 2014 में मिली है जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बना है। अंग्रेज तो हमें भीख देकर गए थे, हिंदू तो उस दिन आज़ाद हुआ है जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बना है। आप आज़ादी का क्या मतलब लेते हैं? यानी आप मुसलमानों पर जुल्म कर सकें, आप सिखों पर जुल्म कर सकें, आप ईसाइयों को दबा सकें क्योंकि ये हिंदुओं का मुल्क है, ये आज़ादी आपको होनी चाहिए। मुसलमान गाय का गोश्त ना खा सकें क्योंकि आप पसंद नहीं करते, मुसलमान नमाज ना पढ़ सकें क्योंकि आपके मजहब में नमाज नहीं है। कंगना रनावट को ये नहीं पता कि हिंदुओं और मुसलमानों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कितनी कुर्बानियां दी थी। आपकी तरह मोदी की सीक्रेट गर्लफ्रेंड बनकर पद्मश्री अवार्ड्स नहीं लिए थे, वो फांसी के फंदों पर लटके थे। फिर आपको याद है कि जब भारत में कोरोना अपनी अरूज पर पहुंचा हुआ था, इनके पास शमशान घाटों में लाशें जलाने के लिए जगह नहीं थी, इनके पास अस्पतालों में जगह नहीं थी, अस्पतालों के गेट बंद हो गए थे, इनके पास ऑक्सीजन नहीं थी, सऊदी अरब ने ऑक्सीजन भेजी। वो मुसलमान जिनके ये दुश्मन हैं, वो मुसलमान ही इनके काम आए थे। इनकी लाशों को घर के बाहर रखा जाता था और इनकी लाशों को रात को कुत्ते खाते थे। हमने आपको तस्वीर, वीडियो सब कुछ बताया था। हिंदुओं की लाशें दफनाई जा रही थी, दरियाओं में बहाई जा रही थी, उनको जलाया नहीं जा रहा था। मुसलमान इनकी मदद कर रहे थे कि इनकी लाशों को जलाया जाए। और ये क्या कर रहे थे? ये गाय का पेशाब इनके मुल्क में फार्मेसीज में, जनरल स्टोर्स में मुख्तलिफ ब्रांड्स का गाय का पेशाब मिलता था और मुख्तलिफ फ्लेवर्स में, स्ट्रॉबेरी के साथ, मैंगो फ्लेवर में, ये वो पीते रहे, अपने जिस्म पर लगाते रहे, गाय का गोबर लगाते रहे। उससे नई बीमारियां पैदा हुई, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस। अब हम आपको ये क्यों याद करा रहे हैं? क्योंकि आज मध्य प्रदेश के वजीर आला ने, किसी छोटे मोटे काउंसलर ने नहीं, बल्कि किसी एमपीए ने भी नहीं, एमएनए ने भी नहीं, किसी वजीर ने भी नहीं, वजीर आला ने कहा कि काउ डंग एंड यूरिन कैन स्ट्रेंथन कंट्रीज इकोनॉमी। शिवराज सिंह चौहान,
ये चौहान साहब मध्य प्रदेश के वजीर आला हैं और क्योंकि मुल्क की मईशत डूब रही है तो इन्होंने मईशत को बचाने का हल भी गाय के पेशाब और गोबर में रखा है। इन्होंने कहा है कि अब गाय का पेशाब और गोबर ही हमारी डूबती हुई इकोनॉमी को बचा सकता है। ये है आपका राइजिंग इंडिया। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।